हेलो बच्चों, मैं शिवम राजावत वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए तैयारी करा रही है। सारे के सारे आपके कोर सब्जेक्ट के जो भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उन सबके सिलेबस भी और क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट आपको ये सारी क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, जो भी न्यू बैच है नया पैटर्न से स्टार्ट होगा आपको जो 24 पे एग्जाम होना है उसके लिए। तो चलिए, आज हम आपको जो बात कर रहे हैं वो हम बात करने वाले मैथ के कोर सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए बात करने वाले। जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसका क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना नंबर का पेपर आता है, कौन सा अप्लाइड मैथ होता है, कौन सा कोर या डोमेन सब्जेक्ट जिसको कहते हो कोर मैथ होता है, वो कहां से कितना किसको अटेम्प्ट करना, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं अब सबको साथ चीजें समझ में आएंगी। बस बने रहिए आप हमारे साथ में और देखते हैं। और छोटा सा ही वीडियो होगा, बहुत लंबा नहीं होगा। चलिए, जैसा कि हम सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं, तो मैथ्स के सिलेबस के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। क्या पेपर पैटर्न है? तो पेपर पैटर्न में कि नंबर आप क्वेश्चन 50 आते हैं। कितने आते हैं? 50। मैथ में जो मैथ में आते हैं वो नंबर आप क्वेश्चन 50 आते हैं और आपको अटेम्प्ट करने होते 40। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 40। एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है, अर्थात कि आपका जो पूरा का पूरा पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। और वहीं निगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर एक आप गलत करते हैं तो आपका -1 नंबर कट कर दिया जाता है। वैसे मैथ में ऐसी सिचुएशन कम आती है कि क्वेश्चन हमारा गलत होता है। मैथ में जो सिचुएशन आती है वो ये आती है कि आपका टाइम ज्यादा जाता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट भी आप कैसे करेंगे, कौन से टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, किससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कैसे करते हैं, सब बातें बताएंगे। इन पे जैसे ही मैं बात करूं कि मैंने आपसे कहा 50 क्वेश्चन आता है, तो मैथ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस मैथ के पेपर को हमने 2, एक मान लिया पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। जो पार्ट ए हमारा है, इस पार्ट ए में आपका क्या है, इस पार्ट ए में 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 15। ये चाहे आप अप्लाइड मैथ के बच्चे हो या आप कोर मैथ के बच्चे हो, दोनों के लिए कंपलसरी होता है। और 15 के 15 पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑल कंपलसरी होता है। कितना होता है? ऑल कंपलसरी होता है। आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अप्लाइड मैथ के बच्चे हैं तब भी आपको करना पड़ेगा, और अगर आप कोर सब्जेक्ट के बच्चे हैं तब भी आपको करना पड़ेगा। पार्ट बी को भी हमने 2 भागों में बांट लिया। एक तो ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। पहले पार्ट में जिसको हम कोर कहते हैं, जो आपको हम आज बढ़ाएंगे, आज बताएंगे, आगे इसी की क्लासेस चलेगी, जो आप लोग एकेडमिक में आपने पढ़ रखी होगी, जो प्रेजेंट टाइम पे पढ़ रहे होंगे, या तो एकेडमिक ही आपने पढ़ रखी होंगी पहले से। जैसे आपने कैलकुलस पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, अलजेब्रा पढ़ी होगी, है ना। ये सारे के सारे जो हम बात करेंगे वो कोर पे बात करेंगे। इसके बाद अप्लाइड एक होता है। क्या होता है? अप्लाइड। अब अप्लाइड में क्या होता है कि अप्लाइड में क्या आता है, अप्लाइड में कौन सी मैथ आती है? तो बच्चा अप्लाइड में आती है आपका अर्थमेटिक, जो आपने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। तो आप हमसे पूछेंगे क्या भैया 6th 7th 8th के आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। 6th 7th 8th की स्टैंडर्ड के नहीं होते, बट टाइप वही होते हैं। जैसे आपने वहां टाइम एंड वर्क पढ़ा था, वहां आपने पढ़ा था कि कोई 1-2 व्यक्ति मिलकर कोई काम 5 दिन में करते हैं, तो 8 व्यक्ति मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे। या आपने CI SI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, जो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC बैंक रेलवे में, उसका जो मैथ का पोर्शन आता वो आता है। तो आपके दिमाग पे आ रहा होगा क्या पूरा वही आता? ऐसा भी नहीं है। इस पे हमारा जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन होता है एक तो वो होता है, और साथ में इसमें BSc का भी टच होता है। BSc मैथ का भी इसमें आता है, ये अप्लाइड में आता है। सॉरी, कोर में जो आपका आता है वो कोर मैथ में आपका ये पूरा का पूरा 12th। अब कह दो क्या केवल 12th आता? नहीं, 11th और 12th दोनों का आता है, ये आपके कोर में आता है। अच्छा, एक बात और हम आपसे बता दें, कोर मैथ में जो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन होते हैं, या अप्लाइड मैथ में जो पूरे के पूरे क्वेश्चन होते हैं, वो नंबर आप क्वेश्चन एग्जाम में आपको जो दिए गए होते हैं, कि पूछा जाता है कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ होते हैं, यहाँ पे 35 क्वेश्चन होते हैं। 35 कोर वालों को भी मिलते हैं और अप्लाइड वालों को भी 35 क्वेश्चन ही मिलते हैं। बट जो 35 क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें अटेम्प्ट आपको केवल 25 करने होते हैं। 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई भी 10 क्वेश्चन आप आराम से छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां भी वही रहता है, 25 ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। बाकी के बाकी आप 10 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो 15 ये और 35 ये, 15-35 मिला के आपका 50 होता है जाके। लेकिन आपको एग्जाम में करना कितना है? 15 ये ऑल कंपलसरी करना है, और 25 ये करना है। 25 और 15 मिला के आपको 40 करना है। कितना करना है? 40 करना है। तो 40 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा,
तो पूरा का पूरा पेपर होता है 200 नंबर का। अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो निगेटिव जो मार्किंग होती वो -1 की होती। कितने की होती? -1 की। 1 नंबर आपका काट दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पैटर्न समझ आया होगा कोर और अप्लाइड में। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, जब आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है कि आप कोर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं अप्लाइड। बच्चे को मालूम ही नहीं होता, वो जल्दबाजी में कभी कभी कोर सब्जेक्ट का बच्चा अप्लाइड भर देता है, तो उसके साथ में दिक्कत हो जाती है। वहां पे फिर अप्लाइड, फिर वो कहता है सर मुझे यही सारे क्वेश्चन मिले, ये मिले ही नहीं थे कोर वाले, जो हमने पढ़ा वो मिले ही नहीं थे। तो फॉर्म भरते समय भी ध्यान देना होता है। कोर के लिए कोर सब्जेक्ट आप अप्लाई करेंगे, डोमेन सब्जेक्ट जो होगा, और अगर अप्लाइड है तो अप्लाइड के लिए करेंगे। ये 15 क्वेश्चन है, सबसे पहले यही 15 निकल के आते हैं, फिर कोर के बच्चे होते तो आपको ये 35 निकल के आएंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा करते हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में जैसा कि हमने आपसे बताया, हमने आपसे ये बताया कि जो हमारा सिलेबस होता है उस सिलेबस में आपको 12th का भी पढ़ना होता है और साथ में 11th का भी पढ़ना होता है। 11th और 12th का पढ़ना होता है। अभी 11th 12th में आपको कितनी चीजें पढ़नी होती, खास तौर से एक आपका जो अलजेब्रा होता है, इसको अच्छे से फोकस करना होता है। आसान भी होता है, हमने 12th में पढ़ा भी होता है, मजा भी आता है पढ़ने में, और क्वेश्चन लगाने में हमारा समय भी बचता है। अलजेब्रा के बाद में एक और हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड वाले भी पढ़े होते हैं, उनको भी, उसमें भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़े, अगर आपके फार्मूले क्लियर है, आपके वैल्यू मान सारे क्लियर है, तो आप ये भी बहुत आसानी से अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अलजेब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो कैलकुलस की हो गया। क्या हो गया? कैलकुलस हो गया। कैलकुलस थोड़ा सा कुछ किसी बच्चों को लेंदी लगता है, और लेकिन कुछ बच्चों को कैलकुलस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जिन्हें इंटरेस्ट होता है उनको बहुत मजा आता है, जिन्हें इंटरेस्ट कम होता है उनके लिए ऑप्शन होता है कि आप इसका, अगर हमें करना है कि हम इसमें अवकलन समाकलन जैसे बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इसे बोलते हैं वगैरह, तो उसको हम कम करें, हम इनमें ज्यादा फोकस कर लें। इसके बाद आपका स्टैटिक 3D होता है, इसको भी अच्छे से फोकस करना होता है। अच्छा, इसमें बहुत कुछ 12th का होता है और बहुत कुछ 11th का होता है। देखो, जब तक आप 11th की मैथ कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप 12th की अच्छे से कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले 11th की कुछ चैप्टर है जिन्हें अच्छे से पढ़ना, जैसे फंक्शन है। फंक्शन पूरा का पूरा आपका 11th में दिया है, 12th में फंक्शन दिया ही नहीं। अगर 11th का फंक्शन नहीं पढ़ोगे तो 12th का फंक्शन पढ़ ही नहीं पाओगे। सेट थ्योरी है, ये 11th में दी है, अगर सेट थ्योरी आप 11th की नहीं कंप्लीट करोगे 12th में आप कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी एक एनसीईआरटी में बुक की बात करता हूं, बेसिक से एनसीईआरटी बुक लेके इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे मैंने कहा मैथ्स के सिलेबस की अगर हम बात करें, इसमें हम सबसे पहले रिलेशन के बारे में बात करते हैं। आपको जो आपको पढ़ना है वो इतनी सारी चीजें पढ़नी, एक तो रिलेशंस हो गया, सेट थ्योरी हो गया, सेट थ्योरी अभी जैसा मैंने बताया, ठीक है, कार्टेशियन हो प्रोडक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हो गया, समुच्चय का कार्तीय गुणनफल हो गया, रिलेशन ऑफ टू सेट हो गया, ये पूरा का पूरा सेट है। आपने, मैंने क्या बोला, रिलेशंस आपका है, उसमें से सेट, पूरा का पूरा सेट थ्योरी के वर्ड में, ये सारे के सारे सेट थ्योरी में ही आते हैं। और हम जैसे आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा नल रिलेशन, देखो ये ऐसे हैं, नल रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। ये एक बार आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने में थोड़ा सा आपको लगेगा, अगर आप एक बार पढ़ लेते तो इस क्वेश्चन का विद इन 10 सेकेंड आप आंसर कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाता है इन सब का, बस आपने पहले से अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, इनवर्स रिलेशन, इस सारे के साथ आगे हम अगर चर्चा करते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये सारे के सारे रिलेशन है जो भी आपका सेट थ्योरी का ही है, पूरा का पूरा ये पोर्शन है जो अलजेब्रा के सेट थ्योरी का है, वहां से ही आपका आता है। और इसको आप जितने बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं उतना बढ़िया है। अच्छा, दोनों लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि केवल इंग्लिश मीडियम, और ऐसा भी नहीं कि केवल हिंदी मीडियम, यहाँ पे दोनों का चलेगा, आपको इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का, दोनों के दोनों वर्ड आपके सामने लिखे हों। अगर देखो, रिफ्लेक्सिव आप स्वतुल्य नहीं पढ़ते, हिंदी मीडियम का बच्चा भी रिफ्लेक्सिव ही पढ़ता है, इनवर्स ही पढ़ता है, सिमेट्रिक ही उसने पढ़ा होता है, इस सममित संबंध नहीं पढ़ा होता है। आपने जब भी पढ़ा होगा, आप खुद ईमानदारी से बताइए, आपने सिमेट्रिक ही पढ़ा होगा, है ना, कमेंट करके आप बता सकते हैं, सिमेट्रिक ही पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव पढ़ा होगा। आप ये बहुत सकर्मक कर्मक रेयर केसेस पर पढ़ते हैं, हाँ जहां जरूरत होगी वहां मैं हिंदी भी साथ में बताता चलूंगा। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं फंक्शन की। जो दूसरा हमारा है वो फंक्शन है। हमने क्या कहा, पहला आपका सेट थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेट थ्योरी के बाद में जो दूसरा है वो फंक्शन है। फंक्शन भी 11th का पोर्शन है, 11th का पोर्शन से ही हम फंक्शन को तैयार कराएंगे। पहले हम यहाँ पे आपका जो भी कंप्लीट कराएंगे 11th का पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे। अब फंक्शन में बहुत सारी चीजें आती, डिफिनेशन हो गई, टाइप ऑफ फंक्शन हो गया, ग्राफ हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना कि ग्राफ को हमें अच्छे से पढ़ना। ठीक, डोमेन एंड रेंज हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वन फंक्शन हो गया, ठीक है, ऑन टू फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे
अगर जब आप 11 का फंक्शन पढ़ेंगे उनमें अपने आप ही सारी चीजें मिल जाएंगी आगे। और अगर हम बढ़ते हैं तो हम जैसे बात करते हैं कंपोजिशन फंक्शन की बात करते हैं, इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। फाइनली आपसे मैं बता दूं पूरा का पूरा फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है। ग्राफ पे अच्छे से फोकस करना है, बाइनरी ऑपरेशंस पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। इवन मैं कह सकता हूं फंक्शन को आप अच्छे से पढ़ना, सेट थ्योरी फंक्शन ये दोनों अगर आपने पढ़ लिए तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 3 3 मिलेंगे आपको। देखो 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपको कठिन होंगे, उनको आप स्किप भी करेंगे, आप आराम से स्किप करिए। 40 आपको अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 50, बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये भी फंक्शन है, फंक्शन नहीं पता होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप कैसे कर लेंगे, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और रेशियो होते हैं, जो आपको नहीं आपने साइन थीटा, साइन स्क्वायर या साइन ए प्लस बी, ये फार्मूले और रेशियो आपने पढ़ेंगे, वो सारे के सारे इस पे होते हैं, ठीक है। डोमेन एंड रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं तो ये व्युत्क्रम त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, इनवर्स थोड़ा सा आसान लगता है और ऐसा बच्चा ही होता ही नहीं जो जिसको इनवर्स पता ना हो। जब हम पढ़ाएंगे अगर हिंदी मीडियम का भी बच्चा होगा तो उसको भी मैं इनवर्स बता के मैं समझा दूंगा कि बेटा ये इनवर्स होता है, आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, मैथ हमेशा हमारे मैथ में ही रहता है, उसको हमें वैसे ही पढ़ना होता है, ठीक है। जो वर्ड नहीं पता होंगे वो मैं बताता चलूंगा। ग्राफ्स की बात करते हैं, ठीक है, इनवर्स ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कन्वर्टिंग्स के बारे में बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो रिलेशन है इनको भी आपको बढ़िया से पढ़ना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें क्या रिलेशन, ये सारा का सारा जो 12th का फाइनली मैं बोल दूं ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है 11th 12th का, वो पूरा आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। हेडिंग में साथ में इसलिए दे दी कि आप उसको देख लो, समझ लो, आप एग्जाम से भी मिला लो, आपका ये पैटर्न है, मेरा ये कहने का मतलब है। मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स आपका ये मान लो बोनस का नंबर मिलता है, आप थोड़ा सा ध्यान से मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, अब मतलब बहुत जल्दी से आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैट्रिक्स कठिन है ही नहीं, टफ है ही नहीं, बहुत आसान है। अब देखो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया, रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये सब पहले से भी पढ़े होते हैं आपने और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। अपर एंड लोअर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और स्केलर के बारे में, अदिश सदिश स्केलर वेक्टर सुना है ना, वो सारे के सारे मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना, मैंने क्या कहा, सेट थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करना, फंक्शन अच्छे से करना, ट्रिग्नोमेट्री करनी और मैट्रिक्स करनी, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, कि अलजेब्रा मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारे के सारे बात करते हैं। मैट्रिक्स ये कुल मिला के ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, इनका अवयव का परिवर्तन वगैरह, ये सारे के सारे हम उसी में पढ़ते हैं। फिर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, सममित और विषम सममित अवयव के बारे में, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको बेहतर तरीके से पढ़िएगा तभी मजा आएगा आपको, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक होता है, ऑर्थोगोनल होता है, ये सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये आपके जो अवयव ये डेफिनेशन आपके क्लियर है तो आप कर लेंगे, डेफिनेशन नहीं क्लियर है तो नहीं, इनको एक एक बार पढ़ना है, बहुत जल्दी इनका आप कंप्लीट हो जाता है, ठीक। जो टाइम लगता है जहां पे, वहां पे भी मैं बताऊंगा कि कहां पे टाइम लगता है आपका। चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा वही देखो चलता है, ठीक है, मैट्रिक्स में ये भी मैट्रिक्स का, ये भी मैट्रिक्स का, ये भी मैट्रिक्स का, ये सारे के सारे पोर्शन आपको मैट्रिक्स के। मैं एक एक चीज को पढ़ के नहीं बता रहा हूं, अगर एक एक चीज को पढ़ूंगा वीडियो हमारा थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कम टाइम में अच्छा कंटेंट दे दूं, आपको मैं समझा सकूं सारी चीजें बेहतर, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे पढ़ना, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज ही बता रहा हूं। आगे बात करते हैं, जैसे आगे में सारणिक, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ लिया तो सारणिक अपने आप ही समझ आ जाते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स सारणिक काफी कुछ सिमिलर है, ये एक पढ़ लिया तो दूसरा अपने आप समझ आ जाता है। मैट्रिक्स अच्छे से हम पढ़ेंगे, सारणिक अपने आप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। वही सारी चीजें जो आपका पूछा जाता है, डेफिनेशन वगैरह आपकी होगी, है ना, हाउ टू फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एवरी ऑर्डर, कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्रमों का जो अनुपात होता है उनकी बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, रो की बात करते हैं, रैंक की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, सब सारे का सारे वहीं से आपको निकल के आता है। चलिए आगे बात करते हैं, ये भी आपका मैट्रिक्स का ही, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सारणिक में ही बताया जाता है मैट्रिक्स का, लेकिन आपको सारणिक में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अबाउट मैट्रिक्स जो है आपको अबाउट इनवर्स मैट्रिक्स का है, एडजॉइंट मैट्रिक्स के, स्पेशल डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के बारे में, सारणिक के बारे में सब कुछ पढ़ना है।
जब आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं, सारणिक पढ़ लेते हैं, अपने आप से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए लिमिट्स की, ये इसको देखो, लिमिट्स, लिमिट्स बहुत ज्यादा जरूरी। लिमिट्स का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है, और लिमिट्स तो वैसे भी हम लोगों को अलग से पढ़ने होते हैं कि लिमिट्स अगर आपने सही से पढ़ा है तो फिर ये थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, मैं ऐसे कह सकते हैं। लिमिट्स थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, इसमें रूल होते हैं, वो रूल याद रखने होते हैं। वो रूल अगर आप भूल गए तो फिर दिक्कत कर जाती। इनको रूल को सही से पढ़ना होता है, ठीक है। एल हॉस्पिटल नियम क्या होता है, सैंडविच नियम क्या होता है, ये सारे सारे सैंडविच रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ये बहुत सारे रूल होते हैं, इनको बढ़िया से पढ़ना होता है, ठीक। इनमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर आप इनको ध्यान से नहीं पढ़ते, कंप्लीट नहीं करते तो गलतियों के चांसेस रहते हैं। इस पे बात करते हैं हम आगे। कंटिन्यूटी की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं कि बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, है ना, लेफ्ट हैंड, ये सब सारे के सारे नियम होते हैं। वही मैंने बोला ना अभी, रूल, ये रूल याद रखने होते हैं कि रूल क्या होते हैं। एक बार इनके सारे के सारे रूल हम भी पढ़ने। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ ये देखो, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, अवकलन की बात करते हैं, ये कैलकुलस का पोर्शन है। कैलकुलस के पोर्शन में आके बहुत सारे बच्चे हमसे ये बोलते हैं सर हमें कैलकुलस कम आती। पहली बात तो हम आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कैलकुलस बिल्कुल आने लगेगी। फिर भी अगर किसी को कैलकुलस में थोड़े बहुत दिक्कत भी है तो हम उस पर बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं करते कि नहीं नहीं आप इसको बहुत अच्छा तैयार करो, क्योंकि आगे के जो सिंपल टॉपिक हैं वो हमने अगर बढ़िया से कंप्लीट कर लिए तो कैलकुलस भी कंप्लीट हो जाता है, फिर इसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा नहीं आती। और अगर हम इसका क्वेश्चन स्किप, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी है जिन्हें हम स्किप भी करना है, तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल में अगर आपने इसका डिफिनेशन, फार्मूले वगैरह पढ़ लिए, मान लो 2 क्वेश्चन आता है, 2 में एक आपने कर लिया, एक स्किप कर लिया, तो कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमें मिल रहे स्किप करने के लिए। इसके सारे के सारे वही रूल है ना, लॉग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन भी होता है। डेरिवेटिव है, ये सारे के सारे रूल आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आप एक बार नजर डाल लेना, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, या इसकी पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगी, वहां से मिल जाएगी, या हमारा टेलीग्राम चैनल है जो स्टार्टिंग है उसको आप देख लेना, वहां से पता चल जाएगा, ठीक। सारी की सारी चीजें लिख लेना अच्छे से, मैं बताता चल रहा हूँ किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे कम फोकस करना है। अब जैसे आप कह दो कि इसको मैं सर 12th की बुक से पढ़ूंगा, अवकलन पूरा 12th की बुक से पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, पहले 11th का पढ़ना पड़ेगा तभी 12th में आएगा, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि केवल सर हमें 12th की तैयारी करनी, 12th के मैथ से, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों हमें कंप्लीट करनी, तभी हमें मजा आएगा एग्जाम में, हमारी रैंक अच्छी आएगी, ठीक है। उसी के बारे में बात किया गया, आगे और चलते हैं। तो आपका देखो उसी में एरर के बारे में बात किया गया, लेगेज मान प्रमेय, प्रमेय वाली जो प्रमेय होती है वो आप रोले का माध्य नियम, ये मैक्सिमा और मिनिमा, इनका सबको पढ़ना है। मैक्सिमा मिनिमा आसान होती तब भी। अब आगे बात करते हैं इंटीग्रल्स की बात करते हैं, समाकलन की बात करते हैं। जैसे अवकलन है वैसे ही समाकलन है, अवकलन अगर आपको बढ़िया से आता है तभी समाकलन बढ़िया से आता है, इसलिए अवकलन को हमें अच्छे से पढ़ना होता है, समाकलन को भी फिर हम फोकस कर लेंगे। अब इसकी में बात करते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, आगे समाकलन के जो नियम होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे आपके रूल होते हैं। चलिए आगे और चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय इंटरनेशनल फंक्शन की बात करते हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये समाकलन के बारे में, समाकलन का अनुप्रयोग क्या क्या, प्रयोग क्या क्या होता है, एरिया अंडर सिंपल कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, है ना, सिंपल कर्व, ये आपको 12th में पढ़ाया गया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे आपका क्या डिफरेंशिएशन इक्वेशंस के बारे में, अवकल समीकरण के बारे में। अवकल समीकरण पढ़ना है, अवकलन पढ़ोगे तभी अवकल समीकरण समझ में आएगा, समाकलन पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। मैंने एक स्लाइड एक एक लगाई है ताकि कौन पहले पढ़ना कौन बाद में पढ़ना, किस तरीके से जो पहले के इंपॉर्टेंट थे उनमें ज्यादा फोकस करना, उन सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर, रेंज, जो भी है, डिग्री, सारी की सारी चीजें आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलो आगे देखो बात करते हैं, आगे हम और बात कर लेते हैं क्या क्या है, कोई प्रथम कोटि है ना, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिग्री के बारे में, डिग्री होती है, कोड होती है, सारी के सारी चीजें ये पढ़ना है आपको बढ़िया से। इसके बाद हाँ सदिश बीजगणित जो होती है, वेक्टर अलजेब्रा होता है, ये बहुत है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्केलर और वेक्टर के बारे में, फिर से यहाँ आ जाती। वैसे पहले बुक चलती थी जब हम 12th में पढ़ते थे, आप काफी टाइम के पहले की, तो 6 किताबें चलती थी, 6 बुक्स थी, उनमें एक डायनेमिक अलग थी, स्टैटिक अलग थी, ये स्टैटिक बुक का पोर्शन, वहां स्टैटिक, यहाँ पे आपको बहुत स्टैटिक 3D अच्छे से पढ़नी होती है, स्टैटिक 3D बढ़िया से पढ़नी होती है। ये अगर फिजिक्स आपकी अच्छी होती तो ये बहुत बढ़िया आता, मजा आता पढ़ने, ठीक है। स्केलर वेक्टर के बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा वेक्टर, ठीक है। और बाकी जो भी नियम है, जो ये रूल हो जाते हैं, ये रूल थोड़े से ध्यान से देखने,
रूल देख लेंगे तभी आगे चीजें आपको समझ आएंगी। चलो आगे और देखो, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बारे में बात करें। ये सारे का सारा वेक्टर का ही है, पूरा का पूरा ही है वेक्टर का है। आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि वेक्टर में क्या क्या है, उनको सबको पढ़ना है। इनको ज्योमेट्रिक जो उनके एप्लीकेशंस है उसका देखो। 3D आ गई, ये 3D त्रिविमीय ज्यामिति, इसको अच्छे से रिलेशन बिटवीन 2D एंड 3D, 2D 3D में क्या संबंध है, फार्मूला जो है कि आपका जो दूरी खंड इनका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्शंस, कोसाइन रेशियो, ये सारे के सारे, ये तो आसान होता है, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन बस फोकस करके पढ़ोगे तो सारा का सारा आपका आसान ही होता है। जो इसमें आपका कठिन टॉपिक पड़ता है उसमें हमें क्वेश्चन मिलेंगे 10 में, उसमें हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगर रैखिक प्रोग्राम के बारे में बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं। किसके? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, मीनिंग, ग्राफ, इनका रीजंस, जो भी है ग्राफिकल मेथड्स, इन सबको पढ़ना है इनको, इसमें पूरे पूरे है ना। मीनिंग हो गया, ग्राफ हो गया, वेरिएबल हो गया, ग्राफिकल हो गया, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डाइट प्रॉब्लम हो गई, इनकी सबको एक साथ हमको पढ़ना है। चलो बढ़िया, अब आगे बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये हमारा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का हो जाता है। ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है आपने पढ़ा हो या हो सकता है प्रोबेबिलिटी स्किप कर दिया हो। प्रोबेबिलिटी में तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ये प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पढ़ाऊंगा, 3-4 क्लासों में हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, आप लिख के रखिए। आपने पढ़ा है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ा है तो भी बढ़िया है, एक भी आपका टॉपिक नहीं गलत होगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इनकी डिफिनेशंस हो गई, है ना, प्रायिकता को जोड़ने के, गुणन करने के, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी यूजिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इनको। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हो गई, है ना, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस इवेंट हो गए, ट्राई डायग्राम हो गया, बायस थ्योरम हो गया, है ना, बायस थ्योरम हो गया, और रैंडम, ये जो थ्योरम वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, बर्नौली वितरण जिसको कहते हैं, बर्नौली की प्रमेय कहते हैं, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स। ठीक, माध्य, मानक, विचलन, आपने स्टैटिक, ये स्टैटिक का पोर्शन है, स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, माध्य पढ़ा होगा, मीन पढ़ा होगा, मीडियन पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए एक और आपका देख लेते हैं, ये आपका मिसलिनियस हो गया। मिसलिनियस के मतलब आपका एपी, जीपी, एचपी, है ना, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्राम आपने पढ़ा होगा, हरात्मक श्रेणी, एएम, जीएम पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला वगैरह। ठीक है, ये सारे के सारे, हाइपर पैराबोला, ये सब मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है जो आपको अलग से 2-2, 3-3 क्लासें होंगी, 1-1, 2-2 क्लास होगी। जैसे एक क्लास एपी की होगी, एक जीपी की होगी, एक एचपी की होगी, एक मिक्स करके दे दी। ये सारे के सारे हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। आपको जो भी चीजें बताई, जितनी भी चीजें बताई, वो सारी के सारी आपको समझ आई होंगी। तो अब इन चीजों को हमें पढ़ना है अच्छे से, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हमने बताया। कुछ चीजें हमें फर्स्ट ईयर से कंप्लीट करनी है, कुछ चीजें हमें किससे, 12th वाली बुक से कंप्लीट करनी है। तो इसको मैं आपको जल्दी बैच लेके आऊंगा, क्लास लेके आऊंगा, यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता उस टाइप से। तो आई होप आपने सिलेबस को अच्छे से समझा। जो भी डाउट रहे होंगे वो आप कमेंट करिए, जो भी पूछना है, जिस विषय में आप वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए। ठीक है, और जब भी क्लास स्टार्ट होती है बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।